नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव। इससे पिछली क्लास में हमने सविनय अवज्ञा की सीमाओं के बारे में पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है बाल गंगाधर तिलक या लोक तिलक की। इस तस्वीर के चारों कोनों में अलग अलग धर्मों के धार्मिक चिन्ह बनाए गए हैं, जो एक रूप था, यानी कि पूरे हिंदुस्तान को या समाज को, भारतीय समाज को एक रूप में बांधने का काम करते हैं। इस चित्र से ये दर्शाया गया है। अब राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है? राष्ट्रवाद की भावना जो है वो तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, यानी कि वो उसी एक देश के अंग हैं। तभी राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, यानी कि जो सभी उस देश में रहने वाले अलग अलग, चाहे धर्म अलग अलग हो, जाति अलग अलग हो, लेकिन जो उनमें बातें कॉमन हो, वही बातें जो है वो उनको एकता के सूत्र में बांधने का काम करती हैं। लेकिन राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क में यथार्थ रूप कैसे ले लेता है? ये एक सवाल है कि राष्ट्र जो है वो लोगों के मस्तिष्क में एक रूप कैसे लेता है, और विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध रखने वाले अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव जो था वो कैसे विकसित किया। यानी उस समय पे भारत में अलग अलग जाति के लोग बाग थे, अलग अलग धर्म के लोग बाग थे, तो उन्होंने जो है सामूहिक अपनेपन का भाव उनमें कैसे विकसित हुआ। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये सामूहिक अपनेपन का जो भाव था विकसित हुआ। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। देखिए, जब कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन का ऐलान करती थी, तो छोटे छोटे जो जातियों के समूह थे वो उसमें अपने तरीके से उस आंदोलन में शामिल होते थे और वो उसको अपने तरीके से लेते थे। इसी का आगे चल के धीरे धीरे विकास जो हुआ, वो सामूहिक अपनेपन का जो विकास था वो इसी चीज़ से हुआ। और इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। यानी कि वो राष्ट्रवाद की जो कल्पना थी वो उनके दिल और दिमाग पर छा गई। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। देखिए, जब यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ा था, तो उसमें भी उन्होंने साहित्य का सहारा लिया था अपने राष्ट्रवाद के सपने को साकार करने के लिए। लोक कथाओं का सहारा लिया था, गीत और चित्रों का सहारा लिया था। तो वही भारत में भी ऐसा ही हुआ था। ये चीज़ तो हुई कॉमन, लेकिन क्या चीज़ अलग थी भारत और यूरोप के राष्ट्रवाद में, इस बात को मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा, मतलब इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर से अंकित की जाती है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा था कि जर्मनी की तस्वीर को किससे दर्शाया गया था? जर्मेनिया से। तो ऐसे ही भारत की तस्वीर को भी भारत माता से दर्शाया गया था। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। यानी कि उनको राष्ट्र को जो पहचान देना एक आसान हो जाता है एक तस्वीर के सहारे। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ ही भारत की पहचान भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। किसका रूप लेने लगी वो 20वीं सदी में आते आते? भारत माता की छवि का। यह तस्वीर, सबसे पहले भारत माता की जो तस्वीर थी वो किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में, यानी कि मातृभूमि की पूजा के रूप में समझ सकते हैं आप इस तरीके से, तो वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब लिखा गया था? 1870 में। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यानी कि अब एक और सवाल निकल के आया कि आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। 1870 में उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था, और इस वंदे मातरम गीत को बाद में उन्होंने अपने उपन्यास में शामिल भी किया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलनों में खूब गाया गया। यहाँ पे जब स्वदेशी जो आंदोलन वहाँ चल रहा था, तो बंगाल में उस दौरान ये गीत खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। ये जो बगल में है, इसको, जो ये चित्र किताब में छपा हुआ है हमारी, इसको अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में दर्शाया गया है? एक सन्यासी के रूप में। आइए इस चित्र को देखते हैं, क्योंकि ये चित्र किसने बनाया था? अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, और ये चित्र आगे चलकर बहुत विख्यात हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा इस चित्र का उपयोग हुआ। इसमें भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, इसमें उनके 4 हाथ हैं, मतलब एक हाथ में उनका कपड़ा, एक हाथ में वो शिक्षा, और एक हाथ में अन्न, और एक हाथ में माला, यानी कि उनको सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। और ये चित्र कब बना था? अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 में। कब बना था ये वाला चित्र? 1905 में इस चित्र को रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, और ये छवि जो है भारत माता की काफ़ी विख्यात हुई। इस पेंटिंग में भारत माता को, मैंने बताया, सन्यासी के रूप में दर्शाया गया, शांत,
गंभीर, यानी कि अब इस पेंटिंग की अगर विशेषताएं बात करी जाए तो वो शांत दर्शाया गया है, उसमें गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकारों ने यह तस्वीर बनाने लगे, यानी कि जो अलग अलग बहुत सारे कलाकार थे वो भी इस तस्वीर का उपयोग करने लगे। तो भारत माता की जो छवि विविध रूप ग्रहण करती गई, इसको हम आगे चित्र 14 में अपने देखेंगे। इससे आगे जो चित्र है, इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा, यानी कि जो इस तस्वीर के प्रति श्रद्धा थी उसी को ही राष्ट्रवाद की आस्था का क्या माना जाने लगा, अब प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने, पुनर्जीवित का मतलब उनको दोबारा से जिंदा करने, यानी कि जो अंग्रेजों ने जिनको बिल्कुल एकदम झुठला दिया था उनको पुनर्जीवित, उनको पुनर्जीवन दान देने, जीवन करने के लिए आंदोलन से भी मजबूत हुआ। राष्ट्र का विचार जो था उससे भी मजबूत हुआ, उनको जो लोक कथाएं थी भारत की उनको पुनर्जीवित करने से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा, भाटों और चारणों देखिए एक जाति होती है, एक जाति के लोग वाग होते हैं, द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू करा, मतलब उनको संग्रह करना शुरू किया। हमने वहां पे भी पढ़ा था, दो ब्रदर्स ने अपनी देश की कथाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ, ये भी एक समानता है। वे लोक गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे। जनश्रुतियों क्या थे, वो जो यानी कि लोक कथाएं या पुरानी कहावतें थी उनको इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे, और उनका मानना था कि यह कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से नष्ट हो चुकी है या भ्रष्ट या दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी लोक कथा, गीत, बाल गीत और मिथकों, मतलब जो पुरानी कहावतें थी उनका इकट्ठा करना जो था उन्होंने शुरू किया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर है, इसमें भी भारत माता को दर्शाया गया है, भारत के बीच में ये अखंड भारत का नक्शा है, इसके बीच में उन्होंने भारत माता को दर्शाया है। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया था, इन गीतों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने, यानी कि उनको पुनः जिंदा करने वाले आंदोलन का नेतृत्व भी किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उन्होंने जो था 4 खंडों में जो था लोक कथाओं का प्रकाशित किया, अलग अलग खंड बनाए मतलब उनके लोक कथाओं के, और उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, यानी कि जो लोक कथाएं हैं वही राष्ट्रीय साहित्य होती है। ये लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। ये क्या है, सबसे विशिष्टता और सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है लोगों की और उस राष्ट्र की। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता जो थे वो लोगों को एकजुट करने के लिए, उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए। यानी कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या मिल गया राष्ट्रवादी नेताओं को, एक जरिया, लोगों को एक करने के लिए चिन्ह, प्रतीक, लोक कथाएं, ये क्या थे, जरिया थे सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक झंडा निकल के आया, तिरंगा झंडा, जिसमें रंग थे, जो आज रंग है वो नहीं थे, हरा, पीला और लाल। ये झंडा निकल के आया कहाँ, बंगाल में। इसको तैयार किया गया, इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है अर्धचांद का मतलब आधा चंद्रमा, उसमें दर्शाया गया था। 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज का झंडा तैयार किया था। गांधी जी ने जो झंडा तैयार किया था उसमें जो रंग था वह भी था तिरंगा ही, मतलब उसमें भी 3 ही रंग थे, लेकिन उसमें कौन कौन से रंग थे, सफेद, एक मिनट मार्कर ले लेते हैं, आजा भाई, सफेद, हरा और लाल, ये गांधी जी के झंडे के रंग थे। इसके मध्य गांधीवादी प्रतीक, यानी कि इसके मध्य क्या था, चरखा भी था, यानी गांधी जी का जो झंडा था उसके मध्य में क्या था, एक चरखा भी था। इन तीनों रंगों के बीच में जो रंग था उसमें जगह चरखे को भी दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था, यानी कि जो हमारे स्वावलंबी होने का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अविज्ञा का संकेत था, यानी कि जो शासन के प्रति अविज्ञा होती थी ये उसका जो था संकेत बन गया। यह है वो चित्र 14 जिसमें भारत माता को एक अलग तरीके से दर्शाया गया है, यानी कि उसमें तो सन्यासी के रूप में दर्शाया गया था, इसमें एक देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें हाथी और शेर बताए गए हैं और बीच में भारत माता खड़ी है। और हाथी और शेर जो है ये दोनों ही सत्ता और शक्ति के प्रतीक होते हैं।
हाथी और शेर जो है वो दोनों ही सत्ता और शक्ति के प्रतीक है। आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। इतिहास की पुनर्व्याख्या, पुनर्व्याख्या मतलब उसको दोबारा से बताना, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। यानी कि जो लोक कथाएं, गीत, इनके अलावा जो था एक इतिहास की जो पुनर्व्याख्या यानी कि उसको दोबारा से बताना था, वो भी एक साधन बन गया राष्ट्रवादी आंदोलनों को खड़ा करने और राष्ट्रवादी भावना को पैदा करने के लिए लोगों में। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि जैसा अंग्रेजों ने हमें बताया हमारा इतिहास उस तरीके से नहीं, उसको एक अलग ढंग से लोगों को पढ़ाया और बताया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में हम क्या थे, भारतीय लोग यानी कि हम लोग क्या थे उनकी नज़र में, एक आदिम लोग, आदिम मतलब जंगलों में रहने वाले जो अपना खुद का शासन नहीं संभाल सकते थे। क्या ऐसा था क्या? नहीं, अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में शासन व्यवस्था थी, भारत का खुद की कानून व्यवस्था थी, शिल्प था, विज्ञान था, गणित थी, धर्म था। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको आके नष्ट किया और अपनी चीज़ों को यहाँ पे लाना शुरू कर दिया। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। यानी कि अब जो था भारत के लोगों ने अपने अतीत को खंगालना शुरू किया, अपनी महान खोजों को निकालना शुरू किया और उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपने इतिहास के बारे में क्या था, लिखना शुरू कर दिया, यानी कि हम लोगों ने। और जब कला और वास्तुशिल्प, उन्होंने विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे, इसके बारे में बताया। अंग्रेजों के आने से पहले जो ये सब यहाँ पे क्रियाएं होती थी उन सब के बारे में बताना शुरू किया। और उनका कहना क्या, ये बात सच्चाई थी कि इस महान युग का पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने जाहिर सी बात है उसको गुलाम बना लिया। उस अंग्रेजों से पहले हम मुगलों के गुलाम थे, तो एक पतन का समय आया जिसमें हमें गुलाम बना लिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ज़्यादा हमारे दुर्दशा करी थी। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का जो था आह्वान किया गया। यानी कि ऐसी लोक कथाओं को लिखकर, इतिहास को लिखकर जो था उनसे आज़ादी पाने के आह्वान किया गया। लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। जो अपनी समस्याएं थी, जिसे अतीत का गौरवमान किया जा रहा था, वह हिंदुओं का ही अतीत था। लेकिन जो अतीत हम पढ़ा रहे थे उसमें भी सिर्फ क्या था, केवल एक हिंदुओं का ही वो अतीत था, यानी केवल एक ही जाति का अतीत था, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं था। इसलिए जो मुसलमान जाति थी या और जाति थी वो उससे अपने आप को अलग महसूस कर रही थी। इस जो एकजुटता की कोशिश थी इसमें ये थोड़ी सी एक समस्या भी थी। तो देखते हैं कि इसको स्रोत जो था वो कहाँ से लिया गया था, कि इस स्रोत को क्या समझा गया कि वो एक समस्या थी। यह है पुराने जमाने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे। अब वे इन गुणों के अभाव की बात करते थे। यानी कि जो आर्य वंश के जो वीरता थी, उनकी विनम्रता थी, उससे वो चकित रह जाते थे। लेकिन अब तो ऐसा था नहीं, क्योंकि अब तो किसका शासन था, विदेशियों का शासन था, वो अपने तरीके से शासन करते थे। तो वो उस बात की अभाव की बात अब करने लगे थे। उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे, यानी कि जो हिंदू शासक थे वो विजय के लिए निकलते थे और ततार, चीन व अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। देख रहे हो आप, चीन तलक भी चले जाते थे। आज जो चीन हमें बोल रहा है, कभी इतिहास में उसके पे हमने चढ़ाई कर रखी है, तो इसलिए अपने इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था और हम उस इतिहास को दोबारा फ्यूचर में भी किस तरीके से उन चीज़ों को पा सकते हैं। हमें इसके लिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। अपनी विजय पताका फहराते थे और अब तक शूद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए। शूद्र से द्वीप सिपाही का मतलब जो दूर से आने वाले चंद सिपाही, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वो कुछ ही तो थे, मुट्ठी भर लोग तो थे, उनको गिन सकते थे आप उंगलियों पे। इतने ज़्यादा वो भारी सेना लेके वहाँ से नहीं आए थे हमारे को गुलाम करने के लिए। वो हमारी मूर्खता के कारण ही उन्होंने हमें गुलाम किया था। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला शूद्र मतलब दूर से, द्वीप चंद के सिपाही यानी कि दूर के द्वीप से आए एक चंद सिपाही जिन्होंने भारत की भूमि पर कब्जा किए हुए, यानी कि उन्होंने भारत की भूमि पर क्या है, कब्जा कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। छवियों का जो था उन्होंने सहारा लिया जा रहा था, वे भी हिंदू प्रतीक ही थे, क्योंकि ये एक समस्या थी कि हिंदू के इतिहास को ही उसमें बताया जा रहा था। इसलिए जो अदर जातियाँ थी और जो लोग थे वो उससे थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। अब देखते हैं कि इसके निष्कर्ष क्या है इस चैप्टर का। जो हमने सब कुछ ये पूरा पढ़ा, तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो था गुस्सा बढ़ रहा था, सीधी सी बात है कि क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो दमन कर रही थी उसके खिलाफ क्या था, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष ने खींच रहा था, वो लोगों को मतलब एक कर रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानी को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया।
कांग्रेस ने क्या था, असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भी प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने क्या देखा, हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब देखो अलग अलग था, उसकी आकांक्षाएं अलग अलग थी। वो अपनी आकांक्षाओं के साथ में हिस्सा ले रहे थे कि अच्छा हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा। वो ये सोच सोच के जो है उसमें हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत ही व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। क्योंकि देखो हमने पढ़ा था, किसान तो चाहता था कि जब महंगाई बढ़ रही थी तो लगान माफ़ कर दिया जाए, मजदूर चाहता था कि हमारी जो है तनख्वाह बढ़ दी जाए, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, और जो पट्टेदार यानी कि जो पट्टे पे ज़मीन लेते थे वो चाहते थे कि हमारा किराया माफ़ कर दिया। तो सबके लिए आज़ादी का मतलब जो था, इन आंदोलनों का मतलब अलग अलग था, और वो अलग अलग तरीके से ही उस सोच को रख के ही इस आंदोलनों में शामिल हो रहे थे। इसी कारण अक्सर जो है इन आंदोलनों में क्या आ जाता था, बिखराव आ जाता था, यानी कि आंदोलन ये अलग अलग थलग दिखने लगते थे। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण जो है उसमें वो आ जाते थे। अब ये एक जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये भारत छोड़ो आंदोलन की एक तस्वीर है, जिसमें मुंबई में कई सारी औरतें और आदमी जो है वो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, और सबका एक ही वो है कि भाई हमें आज़ादी चाहिए। अगर आप संक्षेप में इसको समझना चाहें तो उसकी एक छोटी सी ये परिभाषा इन्होंने दी है कि जो राष्ट्र उभर रहा था, मतलब जो राष्ट्र का जो विचार भारत के लोगों में जो हमारे में उभर रहा था, वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। मतलब क्या, एक अलग अलग लोग बाग थे, सबकी अपनी अपनी मांगे थी, तो उन सबको जो मिला के आप एक पुंज बना लेते हो, एक गुल्लक टाइप समझ लो, बहुत सारे पैसे मिला के समझ लेते बना लेते गुल्लक में जोड़ लेते। तो ऐसे ही उन आवाज़ों का एक पुंज था, वो आवाज़ें इकट्ठी होकर जो है वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। व्यापक असंतोष को क्या था, उन्होंने जन्म दे दिया, और इसके फलस्वरूप गांधी जी एक नए आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन का नाम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा एक जगह है। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या था, पारित कर दिया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग उसमें शामिल थी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। किसने समर्थन किया था, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसका क्या था, समर्थन किया इस प्रस्ताव का, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। और इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया था, यानी कि अब ये आपसे पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन निकल के आया था, किसने दिया, गांधी जी ने। किस आंदोलन के दौरान दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो। बात सही भी है, या तो कुछ कर दो या मर जाओ, सिंपल बात खत्म, लेकिन गुलामी में मत जियो। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया, यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसको ठप कर दिया, और लोग बाग अपने आप ही स्वतः मतलब अपने आप ही वो आंदोलन में कूदने पड़े। अब उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ने लगी, और लोगों ने हड़तालें कर दी, राष्ट्रीय गीत व नारों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान और हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया, मतलब आम लोगों ने हिस्सा लिया। और इसमें नेताओं की भी सक्रिय भागीदारी काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई दी, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से कौन, मंतांगनी हजारा जो थी इसमें शामिल थी, असम से कनकला बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी जैसी बड़ी महिलाएं जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुई। और अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग करने के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया, यानी कि इस आंदोलन को अंग्रेजों ने खूब बल का प्रयोग किया, फिर भी 1 वर्ष का समय लग गया था अपने इस आंदोलन को दबाने में। तो गांधी जी ने देखिए यही चीज़ समझाई थी कि आप शांतिपूर्ण तरीके से भी कैसे अपने उसका मतलब मांग को रख सकते हैं। तो हमें अपने आंदोलन को जो है वो शांतिपूर्ण ही करना चाहिए, चाहे हम किसी भी प्रकार का आंदोलन कर रहे हो। तो आज का जो है हमारा चैप्टर अब ये खत्म हो चुका है, भारत में राष्ट्रवाद। और इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अंतर बताऊंगा कि क्या अंतर था। अंतर ये था, उनके देश में, अब की बात नहीं, केवल उसी समय की बात करिएगा, उसी समय को सोचिएगा। उस समय को अगर हम सोचें तो वहाँ पे सिर्फ जमीनें बटी हुई थी, ना कि वो देश जातियों में बटे हुए थे।
जातियों में नहीं बटे हुए थे, वहाँ पे सिर्फ क्या बटी हुई थी, जमीनें। और जबकि भारत में राष्ट्रवाद किस तरीके से अलग होगा, यहाँ पे जमीनें तो बटी हुई थी रियासतों में जो थी, लेकिन यहाँ पे साथ में जमीनें भी बटी हुई थी कि यहाँ पे जो है ऊंची जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पे नीची जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पे इस जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पे उस धर्म के लोग रहते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रवाद में और यूरोप के राष्ट्रवाद में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा और अंतर और समानता जो थी वो भी समझ में आई होगी कि भारत और यूरोप में क्या थी। इसके बाद में हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।